आइए आज हम स्टडी करेंगे प्राण जगत यानी एनिमल किंगडम के अंतर्गत अभ्यास में जो दिए गए प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा है यदि मूलभूत लक्षण ज्ञात न हो तो प्राणियों के वर्गीकरण में आप क्या परेशानियां महसूस करेंगे। तो कह रहा है मूलभूत लक्षण, जैसे हमने अभी पढ़ा था, शरीर के बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सममिति कैसी है, परिसंचरण तंत्र उपस्थित है कि नहीं, श्वसन तंत्र उपस्थित है कि नहीं, उत्सर्जन तंत्र उपस्थित है कि नहीं, प्रजनन तंत्र की स्थिति क्या है। तो इन सब को आधार मान करके हमने वर्गीकरण किया था जीवों का। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि अगर ये सब मूलभूत लक्षण ज्ञात ना हो तो हम लोग क्या क्या परेशानियां महसूस करेंगे जीवों के वर्गीकरण के करने में। तो देखिए, पहला कह रहा है कि यदि मूलभूत लक्षण ज्ञात नहीं है तब सभी जीवों का पृथक रूप से अध्ययन करना संभव नहीं होगा। तो अलग अलग, जैसे वर्गीकरण में हम अलग अलग संघ ये सब बनाए हुए हैं, तो उस तरह से हम जीवों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। जीवों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करना कठिन होगा। अब जीवों के बीच संबंध, जैसे एक कोश की जीव है, फिर बहुकोश की जीव है, फिर ऊतक स्तर का है, फिर अंग स्तर का है, फिर अंग तंत्र स्तर का है। तो इस तरह क्रमबद्ध उनमें संबंध स्थापित करना संभव नहीं हो पाएगा। जैसे हमने अभी डार्विन के माध्यम से ये पता लगाया, या डार्विन ने ये बताया था कि जो मनुष्य की उत्पत्ति है वो बंदर से हुई है। तो उन्होंने एक क्रमबद्ध विकास की परिकल्पना की कि बंदर का चेहरा मनुष्य के चेहरे से मिलता जुलता है, और बंदर भी दो हाथ, अपने आगे वाले पैर जो हैं उनको हाथों की तरह किसी चीज़ को पकड़ने में इस्तेमाल करता है। तो इस आधार पर उन्होंने लक्षणों का मेल करके बताया कि बंदर और मनुष्य में कुछ संबंध है। तो जीवों के मध्य परस्पर इस प्रकार के संबंध स्थापित करना कठिन होगा अगर मूलभूत लक्षण ज्ञात न हो। एक वर्ग के सभी जंतुओं की केवल एक या दो जीवों के अध्ययन से जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं होगा। अब जैसे हमने कोशिका स्तर के शरीर संगठन के लिए पोरीफेरा में एक जीव का अध्ययन किया, तो उस जीव से पता चल गया कि ये पोरीफेरा संघ का है। अब जितने भी पोरीफेरा संघ के जीव होंगे उनके लक्षण लगभग उसी से मिलते जुलते होंगे जिस जीव का हमने अध्ययन किया है। तो इस प्रकार का अध्ययन करके संपूर्ण संघ की या संपूर्ण जीवों की जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। चौथा पॉइंट कह रहा है कि अन्य जंतु जातियों का विकास नहीं किया जा सकता। तो जैसे विकास का एक क्रम है, और उस क्रम के आधार पर हम लोगों ने एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, ऊतक स्तर के, अंग स्तर के, अंग तंत्र स्तर के जीवों का विकास की परिकल्पना के आधार पर या विकास के आधार पर हम लोगों ने उनको क्रमबद्ध तरीके से जो है उसको वर्गीकृत किया है। तो अब ये कह रहा है कि अन्य जंतु जातियों का विकास नहीं किया जा सकता। तो जो जंतु जातियां हैं, अगर उनके मूलभूत लक्षण नहीं प्राप्त हैं तो उनके विकास के बारे में भी हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि इनका विकास कैसे किया जाए। तो इस प्रकार से यदि मूलभूत लक्षण ज्ञात न हो तो प्राणियों के वर्गीकरण में आप क्या परेशानियां महसूस करेंगे, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है यदि आपको एक नमूना यानी स्पेसिमेन दे दिया जाए तो वर्गीकरण हेतु आप क्या कदम अपनाएंगे। तो कह रहा है कि एक नमूना दे दिया जाए यानी एक स्पेसिमेन दे दिया जाए जिसको देख करके पता चले कि ये किस जीव का नमूना है। तो अगर ये
दे दिया जाए तो कह रहा है वर्गीकरण के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। तो वर्गीकरण के लिए जो आवश्यक जानकारियां हैं, मूलभूत लक्षण हैं, उनके बारे में हम उस नमूने से जानेंगे। तो सबसे पहले क्या जानेंगे, संगठन के स्तर यानी लेवल और ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा संगठन का पैटर्न यानी पैटर्न्स आर इन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पहले सेल्यूलर ग्रेड का, फिर टिश्यू ग्रेड का, फिर ऑर्गन लेवल का, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल का। इस प्रकार से हम लोग संगठन का पैटर्न ज्ञात करेंगे कि कोशिकीय स्तर का है कि ऊतक स्तर का है कि अंगतंत्र स्तर का है कि अंगतंत्र स्तर का है। और सिमेट्री के बारे में पता करेंगे। सिमेट्री एसिमेट्री यानी असममित है या अरीय सममिति है या द्विपार्श्व सममिति है, कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, कौन सी सममित पाई जाती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर ये देखेंगे कि उसमें जो लेयर है स्किन की वो कितनी है। डिप्लोब्लास्टिक है यानी 2 लेयर हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म, या ट्रिप्लोब्लास्टिक है यानी 3 लेयर है, एक्टोडर्म एंडोडर्म और मेजोडर्म। बाह्य त्वचा, अंतर त्वचा और मध्य त्वचा। त्रिकोरिक है या फिर द्विकोरिक यानी बाह्य त्वचा और अंतर त्वचा। तो ये जानकारी लेंगे। इसके बाद बॉडी की कैविटी यानी देह गुहा का स्तर क्या है। एसिलोमिक है यानी प्रगुहा अनुपस्थित है, या स्यूडोसिलोमिक है यानी मिथ्या प्रगुहा या सीलोम पाई जाती है, या फिर सीलोम पाई जाती है जिसको सीलोमिक कहेंगे। तो ये जानकारी भी लेंगे हम। 6वें पॉइंट पे आ जाता है खंडी भवन यानी सेगमेंटेशन। बॉडी अखंडित है यानी एसेगमेंटेड है, या फिर स्यूडो सेगमेंटेड है जैसे एस्केलमेंथेज में, या फिर सेगमेंटेड यानी खंडित है जैसे केचुआ और आर्थ्रोपोडा में। 3 बातों की जानकारी हम लोग लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि देह गुहा एवं प्रगुहा का अध्ययन प्राणियों के वर्गीकरण में किस प्रकार सहायक होता है। तो देह गुहा एवं कूट गुहा एवं होना चाहिए। देह गुहा एवं कूट गुहा। कूट गुहा का मतलब स्यूडोसिलोम। स्यूडोसिलोम का मतलब जो गुहा जैसे दिखती तो है लेकिन गुहा के जो लक्षण होना चाहिए वो लक्षण नहीं होते। तो देह गुहा एवं कूट गुहा यानी सीलोम एंड स्यूडोसिलोम के बीच प्रगुहा की उपस्थित एवं अनुपस्थित वर्गीकरण के लिए विशेष प्रयोजनीय है कि मतलब सीलोम उपस्थित है या नहीं है। तो यह जो है हमारे वर्गीकरण के लिए बहुत उपयोगी है। देह गुहा जब मेजोडर्म से स्थित होती है तब उसे सीलोम कहते हैं। अब ध्यान देना, खाली जगह तो हो लेकिन वहाँ पर मेजोडर्म का स्तर जब होगा यानी मेजोडर्म की लेयर होगी तभी हम उसको सीलोम कहेंगे। ऐसे खाली जगह जो होगी, गुहा मतलब कैविटी यानी खाली जगह, तो उसी को हम सीलोम नहीं कहेंगे। उसके लिए जरूर है कि मेजोडर्म होना चाहिए। जिन जंतुओं में सीलोम उपस्थित रहता है उन्हें सीलोमेटा कहते हैं। तो जिनमें सीलोम पाया जाएगा, प्रगुहा पाई जाएगी, उन्हें प्रगुहीय या अंग्रेजी में सीलोमेट्स कहा जाता है। जैसे एनीलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकोनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा तथा कार्डेटा। ये सब जीव हमारे प्रगुहीय जीव हैं यानी इनमें सीलोम पाई जाती है। तो ध्यान देना। तो सीलोमेटा के अंतर्गत एनीलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकोनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा तथा कार्डेटा। यानी सीलेंट्रेटा के बाद सीलोम का प्रादुर्भाव हुआ यानी ओरिजिन हुई। तो सीलोम कहाँ से शुरू हुई? सीलेंट्रेटा से, अरे एनीलिडा से। तो एनीलिडा से सीलोमेटा शब्द शुरू हुआ। कुछ जंतुओं में देह गुहा मेजोडर्म द्वारा स्तरित नहीं होती, लेकिन एक्टोडर्म एवं एंडोडर्म के बीच छोटी छोटी गोलाकार आकृति में छितरा रहता है। इस तरह की देह गुहा को आहार नाल कहते हैं और उन जंतुओं को स्यूडोसिलोमेटा कहते हैं। तो ध्यान देना है कि कुछ जंतुओं में क्या होता है कि केवल बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा यानी एक्टोडर्म और मेजोडर्म 2 ही होती हैं,
और जो हमारा एक्टोडर्म और इंडोडर्म दो ही होती हैं, और जो हमारा मीजोडर्म होती है वो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच छोटे छोटे टुकड़ों में छितरी रहती है, जैसा एनसीईआरटी में हमने आपको चित्र दिखाया था। तो इस तरह की देह गुहा को आहार नाल कहते हैं और एवं इन जंतुओं को स्यूडोसीलोमेट कहते हैं। यानी कुल मिला के वो सीलोम नहीं होती है, स्यूडोसीलोमेट बोलेंगे उसको, स्यूडोसीलोम या मिथ्या देह गुहा बोलेंगे, मिथ्या प्रगुहा। तो इस किसमें आती है? एस्केलमेंथीज में। तो इसको ध्यान देना। जिन जंतुओं में देह गुहा अनुपस्थित होती है उन्हें एसीलोमेट बोलते हैं। जिनमें यह देह गुहा नहीं पाई जाएगी उनको एसीलोमेट बोलेंगे। ए का मतलब एब्सेंट, सीलोम का मतलब प्रगुहा। तो एसीलोमेट कहेंगे। एसीलोमेट के अंतर्गत कौन आता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो इसको ध्यान देना है कि एस्केलमेंथीज स्यूडोसीलोमेटा के अंतर्गत आता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज एसीलोमेट के अंतर्गत आता है। माकी एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकोनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा ये सब सीलोमेटा के अंतर्गत आते हैं, यानी प्रगुहीय जीव के अंतर्गत आते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अंतःकोशिकीय एवं बाह्य कोशिकीय पाचन में विभेद करें। तो अंतःकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय पाचन में हम लोग विभेद करेंगे, यानी इंटरसेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर। अंग्रेजी के बुक में देखिए कितना बढ़िया फिगर बना बना के दिखाया है। ये सीलोम यानी प्रगुहा है, इसमें देखिए एक्टोडर्म है, ये मीजोडर्म है, इंडोडर्म है। तो मीजोडर्म और इंडोडर्म के बीच में ये सीलोम है। और इसमें क्या है देखिए कि एक्टोडर्म है, ये इंडोडर्म है, मीजोडर्म छितरी हुई अवस्था में पाई जा रही है। तो इसीलिए इसको स्यूडोसीलोम कहेंगे। ये जो है स्यूडोसीलोम है। और ये एसीलोमेट, एक्टोडर्म और इंडोडर्म तो है, मीजोडर्म नहीं है। तो ये जो है एसीलोमेट के अंतर्गत आएगा। अब देखिए आगे हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है डिस्कस बिटवीन इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रासेल्यूलर डाइजेशन, यानी बाह्य कोशिकीय और अंतः कोशिकीय। तो इंट्रासेल्यूलर को अंतः कोशिकीय कह रहा है और एक्स्ट्रासेल्यूलर को बाह्य कोशिकीय कह रहा है। तो एक्स्ट्रासेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर के बीच में हम लोग अंतर बताएंगे। तो देखिए अंतः कोशिकीय यानी इंट्रासेल्यूलर, तो इसमें क्या होता है? पाचन कोशिका के अंदर होता है, जैसा नाम से स्पष्ट है। बाह्य कोशिकीय में क्या है? पाचन कोशिका के बाहर आनाल में होता है। अंतः कोशिकीय पाचन में क्या होता है? केवल कुछ एंजाइम पाचन में भाग लेते हैं। और बाह्य कोशिकीय में क्या होता है? बड़ी संख्या में पाचक ग्रंथियां एवं एंजाइम पाचन में भाग लेते हैं। तो अंतः कोशिकीय जाहिर सी बात है कि कोशिका के अंदर रहेगा, तो कोशिका के ही कुछ एंजाइम जो होंगे वो ही पाचन में भाग लेंगे। जबकि अगर बाह्य कोशिकीय पाचन होगा तो बहुत सारी जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, उनके पाचक रस निकलेंगे और पाचक रस बहुत प्रकार के आकर के खाना को पचाने में सहायता करेंगे। इसीलिए बाह्य कोशिकीय में कह रहा है कि बड़ी संख्या में पाचक ग्रंथियां एवं एंजाइम पाचन में भाग लेंगे। अगला अंतर बता रहा है कि अंतः कोशिकीय पाचन यानी इंटरसेल्यूलर में क्या होगा कि पाचन कम क्षमता युक्त यानी लेस इफिशिएंट होता है। तो जाहिर सी बात है कि पाचन करने वाले एंजाइम कम है, तो पाचन कम क्षमता वाला होगा यानी लेस इफिशिएंट होगा। इसका उदाहरण दिया है अमीबा। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी बाह्य कोशिकीय पाचन में क्या है कि पाचन करने वाले रस बहुत ज़्यादा हैं। पाचन करने वाले रस बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो पाचन है वो अधिक क्षमता युक्त है, मोर इफिशिएंट है। और इसका एग्जाम्पल है मैन। तो हम लोगों में देखिए पेट होता है, पेट में एक आंत पड़ी रहती है और आमाशय होता है,
जिसको अंग्रेजी में एब्डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर पाचक रस ग्रंथियों से निकल करके खाना को पचाने के लिए आते हैं। तो बहुत सारे पाचक रस होते हैं, इसलिए हम लोगों में पाचन की क्षमता अधिक होती है, यानी हम लोग पाचन की दृष्टि से मोर इफिशियंट है। आगे आ जाता है क्वेश्चन, पूछ रहा है कि जो परिवर्धन है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो इसमें अंतर करके हमको बताना है। तो थोड़ा इंग्लिश देख लेते हैं। कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो जो बिना लार्वा के वयस्क में बदल जाते हैं तो उनमें कहेंगे कि डायरेक्ट डेवलपमेंट, और जो लार्वा अवस्था से वयस्क में बदलते हैं उन्हें कहेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्धन में अंतर के बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रत्यक्ष परिवर्धन में शिशु वयस्कों के समान होते हैं। जो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें लार्वा अवस्था नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि शिशु और वयस्क में अंतर कुछ नहीं होता है, एक ही जैसे होते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या है, शिशु वयस्कों के समान नहीं होते हैं। अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या है, मध्यावस्था यानी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं पाई जाती है। अब देखिए इनडायरेक्ट में डायरेक्ट में क्या है, जब लार्वा अवस्था नहीं होती है तो लार्वा चूंकि दूसरी तरह का होता है, वयस्क दूसरी तरह का होता है, तो लार्वा को वयस्क की तरह बनने के लिए एक समय होता है जिसको इंटरमीडिएट स्टेज कहते हैं। तो चूंकि लार्वा और वयस्क एक ही तरह के हैं यानी लार्वा अवस्था इसमें पाई नहीं जा रही है, शिशु वयस्कों के समान है, तो इसलिए इंटरमीडिएट स्टेज इसमें नहीं होती। वयस्क बनने से पूर्व शिशु एक या अधिक मध्यावस्थाओं यानी इंटरमीडिएट स्टेज से गुजरता है, क्योंकि लार्वा पाया जाता है और लार्वा दूसरी तरह होता है, जैसा वयस्क जीव होता है वैसा नहीं होता। तो लार्वा को वयस्क जीव जैसा बनने के लिए कुछ समय की जरूरत होती है, वो समय ही मध्यावस्थाओं के रूप में यानी इंटरमीडिएट स्टेज के रूप में पाया जाएगा। तो इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में इंटरमीडिएट स्टेज पाई जाएगी, डायरेक्ट में नहीं पाई जाएगी। अगला है हमारा कि लार्वा नहीं पाया जाता। जाहिर सी बात है कि शिशु वयस्क के समान है यानी लार्वा नहीं पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल हाइड्रा, केचुआ और मनुष्य है। और अप्रत्यक्ष परिवर्धन यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज पाई जाएगी यानी लार्वा पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल है मेढक, घरेलू मक्खी और रेशम कीट। ये सब हम लोग एनसीईआरटी में बता चुके हैं, उसी के आधार पर आप लोग पढ़ाई करेंगे। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है कि परजीवी प्लेटिहेल्मिन्थेज के विशेष लक्षण बताइए। परजीवी का हमने आपको मतलब बताया था। अंग्रेजी में परजीवी को प्लेटिहेल्मिन्थेज कहते हैं। परजीवी का मतलब होता है कि पराय जीवी यानी पराय शरीर पर अपना जीवन निर्भर किए हुए, तो दूसरे जीव के ऊपर रह करके या दूसरे के जीव के अंदर रह के अंतः परजीवी बाह्य परजीवी दो भाग में बांटे जा सकते हैं। शरीर के अंदर है तो अंतः परजीवी, शरीर के बाहर है तो बाह्य परजीवी। तो दूसरे के शरीर में रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और इस भोजन प्राप्त करने में जिस शरीर में रहते हैं उसको जरा भी फायदा नहीं होता नुकसान के सिवा। तो जब एक को नुकसान हो दूसरे को फायदा हो, तो जिसको फायदा होता है उसे परजीवी कहते हैं, और जिससे फायदा होता है उसको होस्ट कहते हैं। तो परजीवी प्लेटिहेल्मिन्थेज के विशेष लक्षण बताइए, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि टेगुमेंट का मोटा स्तर उपस्थित होता है। जाहिर सी बात है कि अंतः परजीवी है, दूसरे के शरीर के अंदर पाया जाता है, तो उसका पाचक रस इसको न पचा दे, तो इसके लिए अपनी सुरक्षा करता है, और सुरक्षा के लिए मोटा टेगुमेंट का स्तर इसके शरीर में
पाया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि किसी दूसरे के शरीर से भोजन प्राप्त करेगा तो उसकी मांसपेशियों को पकड़ने के लिए इसमें हुक होना चाहिए, तो हुक पाए जाते हैं, और चूसने के लिए चूसक होना चाहिए तो शकर पाए जाते हैं। तो पोषक यानी होस्ट के शरीर में ऊतकों से चिपकने के लिए चूसक और प्रायः कंटक या अंकुश, जिसको स्पाइन या हुक्स कहते हैं, उपस्थित होते हैं। तो चूसक चूसने के लिए और हुक पकड़ने के लिए। चलन अंग लोकोमोटरी आर्गन अनुपस्थित होते हैं। जाहिर सी बात है कि इसको जहाँ पर है वहीं पर खाना मिल जा रहा है, तो इसको चलने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए प्लेटिहेल्मिन्थेज में लोकोमोटरी आर्गन यानी चलन अंग अनुपस्थित होते हैं। कुछ चपटे क्रमी खाद्य पदार्थों को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। तो ये तो चूसक और हुक का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ चपटे क्रमी यानी प्लेटिहेल्मिन्थेज ऐसे होते हैं कि जो चूसक और हुक कुछ नहीं इस्तेमाल करते, सीधा परपोषी के शरीर से की सतह से भोजन को अवशोषित करते हैं, जैसे फीता क्रमी है। अब पांचवा कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूर्ण विकसित होता है। अब खा पी करके मस्त है, दूसरे के शरीर में रह रहा है, तो जाहिर सी बात है जितना अच्छा खाना मिलेगा उतना ही बच्चा पैदा करेगा, तो इसलिए इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से विकसित होता है। प्रायः अवायवीय श्वसन पाया जाता है, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे पेट में पाया जाएगा तो वहाँ हवा की कमी होगी, तो इसने इतना अच्छा दिमाग लगाया कि ये बिना हवा के ही सांस लेता है। तो जहाँ जैसी स्थिति होती है कुदरत उन जीवों को उसी तरह बना देता है, तो ये जो है बिना ऑक्सीजन के सांस लेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि आर्थ्रोपोडा प्राणी समूह का सबसे बड़ा वर्ग है, इस कथन के प्रमुख कारण बताइए। तो जाहिर सी बात है कि कोई विकास की श्रेणी में अगर आगे है तो कुछ न कुछ प्रकृति ने उसको ऐसे लक्षण दिए हैं जिसके कारण वो अन्य जीवों से आगे है। तो उन लक्षणों के बारे में हम ये देखेंगे कि आखिर आर्थ्रोपोडा जो प्राणी समूह है ये सबसे बड़ा वर्ग क्यों है। तो इस कथन के प्रमुख कारण हम लोग बताएंगे। तो उत्तर में देखिए क्या लिखा है कि सुरक्षा के लिए क्यूटिकल की उपस्थिति। इसके शरीर के बाहरी जो आवरण होता है वो क्यूटिकल का बना होता है और उस क्यूटिकल से इसकी सुरक्षा होती है। दूसरे जीव इसको नहीं मार पाते, इसलिए इनकी संख्या ज़्यादा है। विकसित पेशी तंत्र गमन में सहायक, इसमें मस्कुलर सिस्टम जो है वो लोकोमोशन यानी गमन चलने फिरने में सहायक है, इसलिए इसको खाने के लिए अगर कोई दूसरा जीव इसकी तरफ आता है तो ये उन पेशीय गमन के द्वारा भाग जाता है। तो ये भी इसके सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसी कारण से दूसरे जीव इसको नहीं खा पाते, तो इसकी आबादी बरकरार रहती है, इसीलिए इसका संख्या ज़्यादा है। आगे क्या है, कीटों में श्वसनियों द्वारा श्वसन से सीधे ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसमें ट्रैकियल रेस्पिरेशन पाया जाता है, जिसको हिंदी में ट्रैकिया को श्वसनिया कह रहा है, श्वसन नलियाँ कह रहा है। तो इसमें ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है जिससे इसको सांस लेने में भी कोई बाधा नहीं है। और कई छिद्र होते हैं, अगर एक दो छिद्र बंद कर दिए जाएं तो भी ये नहीं मरेगा। तो इसलिए इसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन सुचारू रूप से मिल रही है, इसलिए इसको मरना इसका कठिन है, इसीलिए इसकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है। संधियुक्त उपांग द्वारा विभिन्न कार्य संभव होते हैं। इसमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेज पाया जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में इसके पैर जो है खंडित होते हैं। तो संधियुक्त उपांग होने की वजह से ये विभिन्न प्रकार के कार्य कर लेता है, उससे चल भी लेता है, भोजन को कुतर भी सकता है, कई ऐसी चीज़ें संपन्न करता है, इसलिए विकास में सबसे अन्य जीवों से आगे है। अगला है हमारा पॉइंट, कह रहा है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम तथा संवेदी अंग यानी सेंस आर्गन विकसित होते हैं। तो नर्वस सिस्टम और सेंसरी आर्गन इसमें डेवलप होते हैं। संचार हेतु फेरोमोन्स पाए जाते हैं।
तो संचार है तो फिरोमोन से एक हार्मोन होता है, ये हार्मोन छोड़ता है तो दूसरे आर्थ्रोपोडा के जीवों को ये पता चल जाता है कि हमें किस तरफ जाना है। तो फिरोमोन्स के माध्यम से, जैसे चींटियाँ एक लाइन में चलती हैं तो फिरोमोन्स छोड़ती हैं, तो जिधर दुर्गंध आती है उसी तरफ वो सब चलते हैं। तो संचार हुए तो इसमें फिरोमोन्स पाए जाते हैं। ये भी विकास का एक बड़ा कैरेक्टर है, तो जिसके कारण यह समूह का सबसे बड़ा वर्ग है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे कह रहा है कि जल संवहन तंत्र किस वर्ग का प्रमुख लक्षण है। इकाइनोडर्मेटा का बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं और नीट में क्वेश्चन पूछा भी बहुत ज़्यादा जाता है, तो इसको ध्यान दीजिए कि जल संवहन तंत्र इकाइनोडर्मेटा का प्रमुख लक्षण है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, कह रहा है सभी कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स रज्जुकी यानी कार्डेट हैं, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो ये लाइन सीधा एनसीईआरटी में आई थी, देखिए उसी लाइन से क्वेश्चन बना दिया। तो जितने भी वर्टिब्रेट कार्डेट यानी जो नोटोकॉर्ड है हमारी, जो रीढ़ में पीछे रीढ़ पाई जाती है, तो रीढ़ की शुरुआत पहले हुई और हड्डियां जो हैं जिनको वर्टिब्री कहते हैं वो बाद में शुरुआत हुई। तो इसलिए जितने भी कार्डेट हैं यानी रज्जुकी हैं वो वर्टिब्रेट हैं, लेकिन सारे वर्टिब्रेट जो है सभी कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट रज्जुकी हैं। तो जाहिर सी बात है कि कार्डेट पहले आया, नोटोकॉर्ड पहले आई, तो जितने वर्टिब्रेट हैं वो सब कार्डेट के अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन सारे कार्डेट जरूरी नहीं कि वर्टिब्रेट हों। तो यहाँ पर देखना है, कह रहा है सभी कार्डेट में पृष्ठरज्जु यानी नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। पृष्ठरज्जु यानी पीठ में जो रीढ़ है उसकी बात हो रही है। कार्डेट्स के अंतर्गत यूरोकार्डेट तथा सिफेलोकार्डेट दोनों को प्रोटोकार्डेट कहा जाता है। तो देखिए कार्डेट के अंतर्गत यूरोकार्डेट आता है, यानी पूंछ वाले भाग में जिसमें केवल रीढ़ की उपस्थित हो, रीढ़ यानी रज्जु को उपस्थित हो। और सिफेलोकार्डेटा में क्या होता है, सर से पीछे तक, सिफेलिक का मतलब ब्रेन एक तरह से, तो हेड से पीछे तक पूरे शरीर में नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। तो ये दोनों को, सिफेलोकार्डेटा और यूरोकार्डेटा को हम लोग प्रोटोकार्डेटा में रखे हैं। प्रोटो का मतलब बहुत पहले जो बने हैं, तथा वर्टिब्रेटा सम्मिलित है। तो कार्डेटा के अंतर्गत 3 भागों में बांटा गया, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा तथा वर्टिब्रेटा। अब जो कशेरुकी हैं जिनको वर्टिब्रेटा कहा गया, तो कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स में पृष्ठरज्जु यानी नोटोकॉर्ड भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। तो जो वर्टिब्रेटा है इनमें क्या है कि जो नोटोकॉर्ड है केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है, यानी पेट में जब बच्चा रहता है, भ्रूण जब बनता है, एक कोशिका से बहुत कोशिकाएं बनती हैं, तो उस स्तर में ये नोटोकॉर्ड पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है। अब क्या होता है कि जो वर्टिब्रेट होते हैं इनमें जब ये वयस्क होते हैं यानी जवान होते हैं, तो यही पृष्ठरज्जु जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं, यह अस्थिल यानी बोन वाली या उपास्थिल यानी कार्टिलेज वाली बैक बोन यानी मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है, जैसी हमारी मजबूत हड्डी। तो ध्यान दीजिए, नोटोकॉर्ड अलग चीज है और यह हड्डी वाली जो बैक बोन है जिसको मेरुदंड कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, ये अलग बात है। दोनों बातों को गंभीरता से समझिए। नोटोकॉर्ड यानी पृष्ठरज्जु अलग चीज है और उसमें हड्डियों का विकास बाद में हुआ, यानी बैक बोन बाद में बनी, तो इसको ध्यान देना। यानी वर्टिब्री जो छोटी छोटी हड्डियां हैं रीढ़ में, इनके अंदर जो नाल पाई जाती है वो पहले बनी, यानी नोटोकॉर्ड जिसको कहेंगे, और उसके अंदर जो कार्ड पाई जाएंगे उसको नर्व कार्ड कहेंगे। और ये जो बैक बोन है जो हड्डियों वाली है बाद में बनी, जो पहले हड्डी की हो सकती है या
मतलब अस्थ की हो सकती है या उपास्थ की हो सकती है। यद्यपि प्रोटोकार्डेट में वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती है, छोटी छोटी हड्डियों का जो कॉलम है यानी एक दूसरे के ऊपर रखी रहती हैं, तो एक हड्डी को हम कशेरुका कहते हैं या वर्टिब्रा कहते हैं, और बहुत सारी जब आ जाती हैं तो उनको कशेरुका या वर्टिब्री कहते हैं। तो वही जब सजा करके एक के ऊपर एक रख दी जाती हैं तो पूरी रीढ़ की हड्डी तैयार हो जाती है, जिसको बैकबोन कहते हैं, और उसी को वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे, क्योंकि बहुत सारी वर्टिब्री मिल करके एक कॉलम बना लेती हैं। अतः कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स यानी रज्जुकी कार्डेट भी हैं, परंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो नोटोकॉर्ड है ये तो सब में पाई जाएगी, लेकिन जो बैकबोन है ये वर्टिब्री ये जरूरी नहीं कि सब में पाए जाए। तो वही कह रहा है कि अतः कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट रज्जुकी भी है, यानी नोटोकॉर्ड तो वर्टिब्रेट में भी पाई जाएगी, लेकिन वर्टिब्री जिनमें नोटोकॉर्ड है सब में नहीं पाई जाएगी। यानी कार्डेट वर्टिब्रेट हो सकते हैं, लेकिन वर्टिब्रेट सारे कार्डेट नहीं हो सकते। तो वही कह रहा है कि अतः कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स रज्जुकी भी हैं, परंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं है। अब आगे आ जाता है कि मछलियों में वायु आशय यानी एयर ब्लैडर्स की उपस्थिति का क्या महत्व है, कि जो एयर ब्लैडर पाया जाता है तो उसका क्या महत्व है। तो मछलियों में वायु कोश आशय यानी एयर ब्लैडर यानी एक खाली जगह है, जिसमें कोश का मतलब खाली और वायु का मतलब उस खाली जगह में वायु भरा हो, और अगर वो फूल पचक सके तो उसको ब्लैडर बोलते हैं। तो मछलियों में वायु कोश यानी आशय यानी एयर ब्लैडर पाया जाता है। उत्प्लावन एंड बायोंसी में सहायक होता है, यानी उनको तैरने में सहायता करता है ये एयर ब्लैडर। इसकी सहायता से मछलियां जल में तैरती हैं। वायु कोश इन्हें जल में डूबने से बचाता है। जाहिर सी बात है कि किसी गुब्बारे में पानी भर के अगर हवा भर के अगर पानी में छोड़ दिया जाए तो तैरने लगता है। तो मछलियों में भी एयर ब्लैडर तैरने में सहायता करता है। वायु कोश वर्ग ऑस्ट्रिकथीज में पाए जाते हैं। तो एयर ब्लैडर जो ऑस्ट्रिकथीज मछलियां हैं यानी हड्डी वाली मछलियां हैं, ऑस्टियो शब्द हड्डी से लिया गया है, यानी अस्थिल मछलियां जो हैं में पाए जाते हैं, जबकि वर्ग कॉन्ड्रिकथीज यानी उपार्थिल मछलियां जिनमें कार्टिलेज का बना होता है शरीर में अनुपस्थित होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वायु कोश जो है ये बोनी फिशेज में उपस्थित होगा और कार्टिलेजनस फिश में अनुपस्थित होगा। ये इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। जिन मछलियों में वायु कोश नहीं होते उन्हें जल में डूबने से बचाने के लिए लगातार तैरना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि वायु कोश नहीं होगा, पानी में डूबेगी तो सांस कैसे ले पाएगी। ऐसे पानी में डूब जाती है तो वायु कोश में जो ऑक्सीजन भरी रहती है वो सांस लेने में उपयोग होती है, लेकिन जब वायु कोश नहीं होगा तो सांस कैसे ले पाएगी। तो इसलिए वो बाहर पानी के उसको हमेशा तैरना पड़ता है। तो इसीलिए जिन मछलियों में वायु कोश नहीं होते उन्हें जल में डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ता है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। अब 11वां क्वेश्चन अगले लेक्चर से करेंगे। आज बस यहीं तक।